एकलव्य जी को द्रोणाचार्य कह रहे हैं कि जो व्यवस्था मैंने करी है विषयक, उसे अगर तू नहीं स्वीकार कर पा रहा है, तुझे विश्वास नहीं है इस व्यवस्था पे कि कोई क्षत्रिय तेरी रक्षा करेगा, तो तू उस विषय के लायक नहीं है। जो विषय मैंने डेवलप किया उस विषय को तू नहीं सीख सकता। तो उन्होंने ना कहा। मतलब झूठ बोलना पाप है और बिना झूठ बोले मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। ये दो अलग अलग माहौल हैं, कंफ्यूजन के दो माहौल हैं कि आपको चोरी नहीं करनी है, लेकिन बिना चोरी किए, चोरी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बिना चोरी किए यू कैन नॉट विन। आप अपने लव मतलब एहसासों को, आप अपनी सेंसेस को सबसाइड कर पाओ एज पर योर विश, तब होती है पीस ऑफ माइंड, तब उसे शांति कहते हैं। ये तीन चीजें तभी पॉसिबल हैं जब आप किसी विषय के साथ जोड़ते हो अपने आप को और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। लॉ ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है? आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो साइकोलॉजी के ऊपर और लॉ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। आज के जो हमारे गेस्ट है वो है गौरांग मिस्त्री। वो फाउंडर है IIIC के यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इमेज कंसल्टेंट एंड अंक विश्व के वो एक बिजनेस कंसल्टेंट भी है। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट रहेगा कि आप अपने आप को कैसे पहचाने, आप दूसरों को कैसे पहचाने, उसके ऊपर है। हमने भगवत गीता के बारे में भी बात की है इस पॉडकास्ट में, बहुत डीपली कन्वर्जेशन किया है हमने, खुद को कैसे जाने। तो ये वीडियो आप पूरा देखें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के ऊपर और आज के जो हमारे गेस्ट है वो है गौरांग सर। तो वेलकम सर, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, थैंक यू। केयूर, कैसा लग रहा है स्टूडियो में आके? दिस इज अ वेरी गुड स्टूडियो एक्चुअली। ये जो कलरफुल स्टूडियो है, ओके, इट लुक्स वाओ, वेरी इफेक्टिव, एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। टेम्पटेशन एक अलग लेवल का है क्योंकि कुछ अलग बातें हो रही हैं यहाँ पर। जो मैंने आपका जो पास्ट देखा, जो मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे, तो आई वाज क्वाइट ऑफ कन्विंस्ड कि ये एक लॉजिकल बातें करते हैं। कोई गुमराह करने वाली बातें आपके शोज में मैंने नहीं देखी हैं। सो आई एम फीलिंग वाओ, मतलब एक अलग लेवल का। पॉडकास्ट इसलिए होता है क्योंकि पॉडकास्ट में इंटरव्यू और पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। जी, जो पॉडकास्ट होते हैं वो हम खुद की बात अभी कर रहे हैं, जो प्री प्लान नहीं होती है, सिर्फ टॉपिक प्री प्लान होता है कि हमको बात करना है। जैसे कि हमने ही बात की, परसों बात की फ़ोन कॉल पे और इमीडिएटली हमने स्टार्ट कर दिया। ज़्यादा कुछ जाना नहीं पहले कि क्या करने वाले हैं क्या नहीं। तो वही जो हम रेगुलर बातें करते हैं, जो चाय पीते बात करते हैं, वही पॉडकास्ट में आता है। जी, मुझे पता है ये सम सॉर्ट ऑफ, मुझे पता है। काफ़ी सारे अलग अलग प्रोग्राम्स मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। आई एम हैविंग, मतलब काफ़ी सारे टीवी शोज कर चुका हूँ। ओके, मोर ओवर माई सब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजी, बट यहाँ हिंदुस्तान में साइकोलॉजी का इतना महत्व अभी तक तो नहीं मैंने देखा। हम लोग जा ही नहीं रहे हैं साइकोलॉजिस्ट के पास। हम साइकोलॉजिस्ट के पास इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि एक टैबू है कि पागल लोग जाते हैं यहाँ। या तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाके कोई इंप्रेशन, मतलब हमारी एक अलग लेवल की इंप्रेशन है, पागल समझते हैं लोग। हाँ। तो इसीलिए मैंने फिर अल्टीमेटली ये सोचा कि टीवी पे शोज नहीं करने हैं। यहाँ वो व्यूअरशिप नहीं है जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को ये यहाँ ये तय तक जाने के लिए वो जो जो इंटेलेक्चुअल क्राउड है हमारे देश का, वो सबसे पहले तो वो टीवी चैनल्स नहीं देख रहे हैं आज की तारीख में कि जहाँ पर ये प्रोग्राम्स मैं करता हूँ तो इसका कोई फायदा हो। ना मुझे हो रहा है, ना युवाओं को हो रहा है जिसके लिए मैं ये काम करता हूँ। तो अगर कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा है तो आई हैव स्टॉप्ड। पर जहाँ तक ये पॉडकास्ट की बात है, तो आई एम हैविंग सम प्रपोजल फ्रॉम अदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। नाउ आई जेन्युइनली प्लानिंग टू स्टार्ट सच प्रोग्राम्स कि ये विषय को इस माध्यम से प्रमोट किया जाए। ये मैं सोच भी रहा हूँ अब। ठीक है, अभी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा रीच मिलती है कंपेयर टू टेलीविज़न। हाँ, टीवी पे इतना ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पता है ये। ओके सर, तो आपने कब से स्टार्ट किया ये? बेसिकली मनोविज्ञान, साइकोलॉजी की जो मैं बात करूँगा कि शुरुआत ऐसा नहीं है। आई वॉज इन टू रिसर्च। ओके, मैंने 1991 से आफ्टर माई इंजीनियरिंग, आई कंप्लीट माई इंजीनियरिंग आप इंजीनियर हो? हाँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ। वाह। तो मैं सिविल इंजीनियरिंग करी और MS यूनिवर्सिटी वडोदरा से बिलोंग करता हूँ मैं। तो यूनिवर्सिटीज़ में इंजीनियरिंग करी, उसके बाद में आई वॉज समवेयर स्टक इन माई लाइफ इन टर्म्स ऑफ इमोशनल रिलेशनशिप। सो आई हैव स्टार्टेड रिसर्च बेस्ड ऑन ह्यूमन लाइफ के वैल्यूज़ क्या होते हैं। मतलब मैं जहाँ पर मैं स्टक हुआ था और जो परिणाम मुझे चाहिए थे, जो समझना था, उसके बीच में जवाब नहीं मिल रहे थे। ना जवाब कोई गुरु से मिल रहे थे, ना जवाब मेरे पेरेंट्स से मिल रहे थे,
वो जवाब के लिए मैं कुछ ढूंढ रहा था, आई एम इन सर्चिंग, कि कहाँ से जवाब मिल जाए कि मैं प्रेम को इम्पोर्टेंस दूं, पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दूं, प्रोफेशन को इम्पोर्टेंस दूं, कमिटमेंट क्या करना है, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। कमिटमेंट और स्टार्टिंग के बीच में मेरे दिमाग में जो ख्वाब थे वो बिल्कुल ही अलग थे। मतलब मैं कुछ ऐसी ड्रीम बेस्ड लाइफ में जी रहा था कि नहीं, कुछ तो ऐसा करना है जो किसी ने ना किया हो, और उसके ऊपर से ये प्रायोरिटीज जो पेरेंट्स से आ रही हैं, जो परिवार से आ रही हैं, जो सोसाइटी में जो प्रोफेशनल से आ रही हैं, वो प्रायोरिटी और ड्रीम्स के बीच में कहीं काफ़ी तनाव रहा। सो इट वाज अ टाइम कि जब मैं कुछ फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मुझे समझ में नहीं आ रही थी ज़िंदगी, तो आई स्टार्टेड सर्चिंग। सर्चिंग में आई फाउंड अवर धर्म ग्रंथ भगवत गीता जी। मेरी दादी माँ ने दिया था मुझे, और वो भगवत गीता जी को अपने एक अलग अंदाज में पढ़ना शुरू किया। जो एक 21 साल का बंदा पढ़ता है तो वो उसके अंदाज अलग होते हैं। कैसे होता है अलग? वो डेप्थ में नहीं जाता, वो ऊपर ही ऊपर चलता है। उसको वो समझना है जो उसको समझना है, वो ये सब पढ़ता है जहां पर उसका कोई फायदा हो जाए। ओके। वो गिमिक्स करने वाला बंदा होता है, उसमें से लॉजिक पकड़ के लोगों को कन्विंस करना चाहता है। 21, 22, 23 साल का बंदा जब कुछ पढ़ता है ना, तो ज्यादातर वो इम्प्रेस करना चाहता है दूसरों को पढ़ाई करके, वो अप्लाई करना नहीं चाहता। यस। अपनी जिंदगी में अप्लाई करने के लिए पढ़ने वाला इंसान जो है ना, वो एक अलग लेवल की मैच्योरिटी के साथ जिंदगी जीता है। तो मैं ये जानता था कि लोगों को इम्प्रेस कैसे करना है, हाउ टू इम्प्रेस अदर्स। तो ये मैंने पढ़ लिया, ये मैं जानता हूँ, दैट इज द स्टोरी, कि मैं जानता हूँ ये। अब मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं इसे मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, मेरी जिंदगी में उसको उपयोग करता हूँ। ये सब बातें नहीं होती है एक उम्र की पढ़ाई में, ये सब बातें नहीं होती हैं, वो मैच्योरिटी होती नहीं है। वो इतने सालों के बाद समझ में आया था। तो बस जब मैंने शुरू किया था तो आई वॉज जस्ट इन टू दिस रीडिंग एंड ऑल, टू अंडरस्टैंड द वैल्यूज कि क्या कहना क्या चाहते हैं, विद माई एटीट्यूड कि वाई वुड आई, मतलब ये क्यों पढ़ना है मुझे। पर जैसे वो रिसर्च होता गया, जैसे पढ़ाई होती गई, जैसे गीता जी को समझने की कोशिश मैंने शुरू करी, तो उसमें से एक कृष्णा और एक अर्जुन को एक अलग लेवल पे मैंने सोचना शुरू किया। एज आई एम अ ड्रीमर, मैं ओके। ख्वाबों में रहता हूँ, तो मैंने लिए वो एक अलग लेवल के पात्र बन गए, एक अलग लेवल के बेस। ये दो अलग अलग हैं। कभी कभी लगता था कि कभी कोई कृष्ण के स्वरूप में भी अर्जुन है, कभी कभी लगता था कि एक अर्जुन के स्वरूप में भी एक कृष्ण है। तो बात अलग लेवल पे समझ में आनी शुरू हुई। तो गीता जी के अध्याय में जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, जिसको हम श्लोक कहते हैं, वो अलग लेवल पे समझ में आते गए। उसके बाद चीजें ऐसी समझ में आई कि एक अर्जुन जो है, ये अर्जुन जो है वो कंफ्यूज रहता है। ओके। जब वो युद्ध के मैदान में जाता है तब तक वो कन्विंस है हाँ। कि मुझे लड़ना है। कृष्ण ने कहा है कि युद्ध ही कल्याण है, युद्ध ही एक ऑप्शन है जिसे तुम्हें पसंद करना है। युद्ध इज ए लास्ट ऑप्शन, तो यू शुड एक्सेप्ट इट एज अ चॉइस। तो कृष्ण के कहने से एक अर्जुन कन्विंस होता है। अर्जुन कन्विंस होता है, उसके बाद में वो शस्त्र सजाते हैं। शस्त्र सजाने के पश्चात वो जाते हैं युद्ध के मैदान में। युद्ध के मैदान में जाके वो जब सामने अपने भाइयों को, कजिन्स, अपने गुरुओं को जब वो देखते हैं, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको मार के अगर जीत हासिल करनी है तो वो जीत क्या है। तो एक चीज तभी समझ में आई थी कि वैल्यूज कुछ और हैं और रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग। मतलब झूठ बोलना पाप है, और बिना झूठ बोले मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। ये दो अलग अलग माहौल हैं, कंफ्यूजन के दो माहौल हैं। कि आपको चोरी नहीं करनी है, लेकिन बिना चोरी किए, चोरी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बिना चोरी किए यू कैन नॉट विन योर ग्रोथ, योर डेवलपमेंट। उसमें कहीं ना कहीं किसी और के परसेप्शन से, किसी और के दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसमें कुछ तो ऐसा है जो गलत है, क्योंकि वो सिद्धांतिक नहीं है। आप अपनी जरूरत से कर रहे हो, जिसे हम हिंदुस्तान में जुगाड़ कहते हैं, पर उसमें कुछ तो गलत है जो आप कर रहे हो। बावजूद इसके अगर आपने इसको गलत तरीके से किया
या सही तरीके से किया, वो बातें निश्चित नहीं होती। कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है कि मेरे वैल्यूज और मेरे रिक्वायरमेंट के बीच में ही मैं स्टक हो जाता हूं। मेरी भी शुरुआत ऐसे ही हुई कि जब मैंने रिसर्च शुरू किया तो मुझे भी ये पता था कि मुझे ये करना चाहिए, तो इसमें इतना गलत है। मुझे ये नहीं करना है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं। मैं जो चाहता हूं और जो लोग चाहते हैं उसके बीच में अंतर है। फाइनली कट इट शॉर्ट कि गीता जी के माध्यम से एक मानव जीवन के प्रोसेस को लॉजिकली समझने की मैंने कोशिश करी। उसके बाद वो साइकोलॉजी का ग्रंथ है, ये समझ में आना शुरू हुआ। ये धर्मजग का जो ग्रंथ है, ये भारतवर्ष का या इस धरती का सबसे पावरफुल साइकोलॉजी का ग्रंथ है, मनोविज्ञान है ये। ओके। इट इज अ काउंसलिंग सिस्टम, और ये ऐसी काउंसलिंग सिस्टम है जो कि आज तक जितने लोगों ने पढ़ी, जिन्होंने अपने हिसाब से अनुवाद किए, हर इंसान ने अपने हिसाब से अनुवाद किए। मैंने भी जब लॉकडाउन था तब मैंने पढ़ी थी हाँ। भगवत गीता, बहुत पढ़ी थी। हाँ, तब मुझे ऐसा थॉट आया कि ये क्यों कर रहा हूँ मैं। पहली बात तो है, जो अभी स्टार्ट किया है मैंने, कंपनी स्टार्ट की, क्यों ज्वाइनिंग किया, क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसे स्टार्ट थॉट हुए मुझे पढ़ने के बाद। फिर ऐसा लगा कि ये सब छोड़ छाड़ के एक जगह पे बैठ जाओ, शांति से काम करूँ, जो भी मुझे अच्छा लगता है, ऐसा मुझे लगा था। क्योंकि हाँ, वो जो आपने बोला कि दुनिया की सबसे बड़ी गीता है हमारी, तो वो है। क्योंकि जो आप बोल रहे हैं ना कि जो क्वेश्चन, जो आंसर हमको मिल रहे हैं, वहाँ से जो जवाब मिल रहे हैं, वो बहुत ही अलग तरीके से मिल रहे हैं। तो वो मुझे एक लगा था मेरी थॉट प्रोसेस से, कि मुझे तो ऐसा लगा कि अभी छोड़ छाड़ के सब शांति से जियो अपनी लाइफ। शांति के भी बहुत सारे परिप्रेक्ष्य है। शांति एक बहुत छोटा शब्द है, शांति के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं। ऐसा नहीं होता केवल कि शांति का मतलब होता है कि जब हमारा पेट साफ हो जाता है ना, तो संतोष के साथ, सेटिस्फेक्शन के साथ जो सबसे बड़ी फील होती है ना, वो शांति होती है। ओके। जब जोर से भूख लगती है ना, जोर से भूख लगती है और खाना मिल जाता है ना, तो दिमाग में काफ़ी सारी हलचल जो है वो बंद हो जाती है, और उसे शांति कहते हैं। शांति के बहुत सारे प्रमाण हैं। शांति को किस तरह से आप देखते हो? देखो, ऐसा होता है कि चंद्रयान 3 को 2008 से शुरू करके 2023 में जब ये चंद्र पर पहुंचता है, 2008 से 2023, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लॉन्ग वे टू गो। पर जब ये पहुंचता है और जब सक्सेस आती है, सफलता मिलती है, शांति मिलती है। सफलता भी शांति के साथ जुड़ती है। आपकी जिंदगी में आप प्रोसेस शुरू करके बैठे हो, तब भी शांति। आप उस प्रोसेस में कुछ कामयाबी हासिल हुई, तब भी शांति। आप कुछ अपने मन में, अपने विचारों में मग्न हो, तब भी शांति। शांति के लेवल पे अगर एक इंसान अकेला होके कहीं अपने मन की बात करना चाहता है, उससे पहले उसके पास वो अधिकार होना जरूरी है, वो पावर, वो शक्ति। अगर वो आप पावरफुल नहीं हो ना, तो आप शांति नहीं पा सकते। पावर कि लोग आपको जानते हैं, लोग आपको पहचानते हैं, लोग आपको मानते हैं, उसके बाद में ही ये शुरू होता है शांति वाला माहौल। जब तक लोग आपको नहीं जानते हैं ना, लोग नहीं मानते हैं ना, तब तक आपके दिमाग में, दिल में कोई शांति का वजूद ही नहीं होता। तो शांति अगर आपको समझनी है, मैं युवाओं को आपके इस माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि पीस ऑफ माइंड इज नॉट अ सब्जेक्ट फॉर यू। ओके। हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन एंड पीस, ये 3 शब्द हैं, सुख, शांति और संतोष। इसमें हैप्पीनेस इज द वर्ड कि जो दिमाग की जितनी जरूरतें हैं, जो दिमाग से आती हैं, उसे फुलफिल। जैसे हमें हमें रिस्पेक्ट चाहिए, चलो स्टार्ट विद रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, इंपॉर्टेंस, स्टेटस, रेपुटेशन, मनी, फैसिलिटीज, थिंग्स एंड पावर, ये जो जरूरतें हैं, वो जब हमारी फुलफिल होती हैं तो हैप्पीनेस का फील होता है। ऐसे जब फिजिकल नीड्स हैं, जैसे हंगर हैं, फिजिकल नीड में जो कुछ भी आता है, 5-6 नीड्स हैं उसके साथ कनेक्टेड, तो ये जब फुलफिल होती हैं तो उसमें सेटिस्फेक्शन का फील आता है। और पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है कि जब लोग आपको चाहते हैं, आप अपने इमोशंस को, आप अपने लव मतलब एहसासों को, आप अपनी सेंसेस को सबसाइड कर पाओ एज पर योर विश,
तब होती है पीस ऑफ माइंड, तब उसे शांति कहते हैं। ये 3 चीजें तभी पॉसिबल हैं जब आप किसी विषय के साथ जोड़ते हो अपने आप को और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। ओके। आगे बढ़ने का मतलब है कि आप जिस क्षेत्र में, जो विषय में आप काम कर रहे हो, उसमें जितने भी प्रतिस्पर्धी हैं, इसमें आप एक यूनिक तौर पे बाहर आ जाओ, एक अलग माहौल बनाओ, आपका कोई अलग यूएसपी हो, लोग आपको देखना पसंद करें, लोग आपको जानना पसंद करें, लोग आपको पहचानना पसंद, जो क्षेत्र में आप हो। नंबर 1 तो होता है सब्जेक्ट, जो क्षेत्र में आप हो, जिस विषय में आप हो, बस वहीं से शुरू होती है जिंदगी। भारतवर्ष में जो मेरे युवा हैं वो विषय को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको केवल समझाने की कोशिश करता हूं। वी नो फ्यू हीरो। सनी देओल, अभी गदर 3 चल रही है। True. सनी देओल इज एन एक्टर, ही इज एन एक्टर। Okay. सब्जेक्टिव हु इज ही इज एन एक्टर। रजनीकांत इज एन एक्टर। Yes. अमिताभ बच्चन इज एन एक्टर। सो वी शुड एक्सेप्ट देम विद द सब्जेक्ट। We are accepting them with our emotions. अरे, that is a very big problem of my country. आज युवाओं का देश है ये। मेरा यूथ जो है वो किसी इंसान को अपने इमोशन के साथ जोड़ता है, वो आइडल बनता है उसकी जिंदगी में, और उसका विषय उसे नहीं पता कि ये जो जितने भी एक्टर्स हैं, आलिया भट्ट इज एन एक्ट्रेस, तो आई शुड नॉट कनेक्ट आलिया भट्ट with my emotions. If I really want to appreciate Alia Bhatt, so I should understand or accept Alia Bhatt with her subject. That is acting. Okay. That is acting. Got it. People, we are not clear about subject. We are clear about our own emotions. हमें मजा आ गया तो we accept. We appreciate them. We are ready to spend money. We are ready to spend time. We are impressed just because of we are influenced by someone. अरे यार, विषय को नहीं जानते हो और व्यक्ति को पहचानते हो। नरेंद्र मोदी जी से भारतीय जनता पार्टी, रामदेव बाबा से योगा। जिस प्लेटफॉर्म को आप यूटिलाइज कर रहे हो उसमें फेसबुक इज अ प्लेटफॉर्म। फेसबुक जब तक भारतवर्ष में 7 साल हो गए, इंट्रोड्यूस होकर जब 7 साल हो गए, तब लोगों ने ये जाना कि इसका फाउंडर कौन है। Okay. यहां पहले विषय आता है। वेस्टर्न कल्चर से पहले विषय को एस्टेब्लिश किया जाता है, उसके बाद व्यक्ति आता है। यहां पहले व्यक्ति आता है, उसके बाद विषय। विषय तो आया है ना आया पता भी नहीं, लोग ज्यादा विषयक नहीं है यहाँ। मैं इसी के साथ यहां पर आपके सामने पॉडकास्ट में आने की जरूरत करता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि अगर मनोविज्ञान की कोई बात करनी है, साइकोलॉजी की कोई बात करनी है, तो इस विषय में साइकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट अगेन। पहले तो आपको आपके सराउंडिंग में जिन लोगों के साथ, जो मेरा दर्शक हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उनके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं या इनके पास जो भी चीजें हैं, जैसे मोबाइल जो हाथ में है, इसे सब्जेक्टिव समझना या सोचना शुरू करना है। ये इमोशन को जोड़ के बैठे हैं मोबाइल के साथ। Yes. ये सुबह से शाम तक इंस्टा पे पता नहीं ऐसे उंगली घुमाते रहते हैं, ये इमोशनली कनेक्ट हैं। इनको ये नहीं पता कि ये जो उंगली घुमा रहे हैं ना, उसमें आप क्या वेस्ट कर रहे हो। दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, दे आर वेस्टिंग देयर एनर्जी एंड दे आर गेटिंग कंफ्यूज। इंस्टा से आप कन्विंस हो गए, ऐसा नहीं होता भाई। जितने सारे लोग रील्स बना रहे हैं ना, वो अपनी क्वालिटी और कंटेंट नहीं जानते हैं। वो अपना नसीब आजमा रहे हैं कि अगर मेरा चल गया ना तो मैं जीत जाऊंगा। भाई, अगर आप विषय नहीं समझ पा रहे हो कि रील्स बनाना ये भी सब्जेक्टिव है, ये पॉडकास्ट चलाना इज अ सब्जेक्टिव। Yes. जो सेटअप मैंने आपका देखा तो मैं प्रभावित हुआ कि इस विषय के माध्यम में जो जरूरी है वो अरेंजमेंट आपने करी है। अगर वो अरेंजमेंट प्रॉपर है और अगर आपके पास वो क्यूरियोसिटी है या आपके पास वो क्लैरिटी है कि हाउ टू डील विथ whom, what to ask, what to not, and what exactly you want to provide to your mass, क्या बताना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो, उसके अगर आपकी क्लैरिटी है, मतलब विषयक अगर आप कंप्लीटली कन्विंस हैं, तो ये पॉडकास्ट चलेगा। ये पॉडकास्ट आपके नसीब आजमाने से नहीं चलेगा। ये पॉडकास्ट जो है वो पहले से तय था कि आपकी जिंदगी में आप यही करना चाहते हो, ऐसा नहीं था। नहीं,
आपने अट्रैक्शन से, आकर्षण से, किसी के प्रभाव से या अपनी ज़रूरतों से किसी एक विषय को आपके एप्टीट्यूड के साथ, आपके इंटरेस्ट एरिया के साथ कनेक्ट किया और आपने ये माहौल शुरू किया। बस ये सब्जेक्ट होता है। वी आर नॉट क्लियर अबाउट वर्ड कॉल्ड सब्जेक्ट इन दिस कंट्री। इमोशनल वेव पे हम डील कर रहे हैं। मतलब आपने जो बोला कि इससे मुझे एक चीज़ पता चली कि जब हम गुरु को मानते हैं तो गुरु को साथ इमोशनली टच होते हैं, लेकिन हमको पहले वो जानना है कि उनका सब्जेक्ट क्या है, उनका विषय क्या है। एकदम सही जा रहे हो केवल कि मैं यही जैसे कि मेरे युवाओं के साथ मेरी यही डिस्कशन है हम्म कि भाई आपके पेरेंट जो है, आपके जो माता पिता हैं, जिन्होंने आपको प्रोवाइड किया, आप छोटे से थे, बड़े होते गए, प्रोवाइड किसने किया? योर पेरेंट्स। Yeah. दे आर प्रोवाइडर फॉर यू। इन्होंने आपको बड़ा किया, आगे बढ़ाया। कुछ बातें पेरेंट के जरिए ऐसी आई जो कि आप समझ नहीं पाए या स्वीकार नहीं कर पाए, या तो आप कंफ्यूज हो गए या तो आप कन्विंस नहीं हो पाए। तो में से कुछ एक आपके दिमाग में हुआ और आप किसी और के पास इसका हल ढूंढने के लिए गए। अब जिसके पास आप गए हो ना, उसके पास उस विषय से लेके कौन सी जानकारी है वो आपको उसके पास जाने से पहले पता होनी चाहिए। क्योंकि सर दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास गए, शरीर में फिजिकल कोई भी चैलेंज है डॉक्टर के, क्योंकि वी आर क्लियर, वी आर अवेयर अबाउट हिम एज अ सब्जेक्टिव पर्सन दैट ही इज अ डॉक्टर एंड ही हैज सॉल्यूशन ऑफ माय प्रॉब्लम। पर जब पेरेंट के साथ प्रॉब्लम्स आई तो हम दोस्तों के बीच में गए। जब पेरेंट के पास साथ प्रॉब्लम आई तो हम ऐसे ऐसी जगह पे गए, जैसे पान के गड्ढों पे चले गए, दारू के नशे कर लिए, कुछ ऐसा कर लिया। पेरेंट के साथ प्रॉब्लम है भाई, सॉल्यूशन पेरेंट के पास होगा। तुम्हारा और पेरेंट के बीच में प्रॉब्लम है, तुम दोनों के पास सॉल्यूशन होगा। पर आप जिसके भी पास गए वो काउंसलर नहीं था, वो साइकोलॉजिस्ट नहीं था, वो कौन था? सो कॉल्ड गुरु। अरे यार, उसका कोई विषय ही डिसाइड नहीं है। वी डोंट नो व्हाट इज हिज एक्सपर्टीज। वो गुरु की एक्सपर्टीज अगर पता नहीं है, अब भारतवर्ष के प्राचीन जितने भी ग्रंथ हैं, हिस्ट्री शीट आप देखोगे ना, तो हर गुरु की एक एक्सपर्टीज है मेंशन कि ये गुरु ये सिखाते हैं, ये गुरु ये सिखाते हैं। हर एक गुरु का एक विषय होता है। अरे यार, मुझे यहाँ क्रिटिसाइज नहीं करना किसी को, लेकिन विदाउट सब्जेक्ट अगर आपने किसी को गुरु मान लिया क्योंकि आप प्रभावित हो गए और आप इमोशनली कनेक्ट हो गए, बस वहीं से आप गुलामी पसंद करते हो। आप गुलाम नहीं हो, पैदाइशी गुलाम नहीं हो आप, लेकिन आप गुलामी तभी पसंद करते हो जब आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो, उसे गुरु मान लेते हो, उससे अपना कोई मतलब मसीहा मान लेते हो और उसके शरणों में चले जाते हो। अब यहां से आगे अलग लेवल पे बात करते हैं। ओके। केयूर, जो मेरे युवा मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे दर्शक हैं तुम्हारे या मेरे, इन लोगों के लिए मेरे पास एक वन लाइन स्टोरी है कि सबसे पहले आप अपने आप को विषय के साथ जोड़ो। आप अपने आप को जानते हो जैसे केयूर जानते हैं अपने आप को। नॉट अ पर्सन, एज अ सब्जेक्ट। व्हाट इज योर एक्सपर्टीज? जब तक आपने अपना विषय नहीं समझ पाया ना, जिसको साइकोलॉजी एप्टीट्यूड कहता है। एप्टीट्यूड। मल्टीटास्किंग लोग होते हैं जो ये भी कर सकते हैं, 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 बहुत सारी चीजें एक साथ कर सकते हैं। ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। लेकिन उसमें से क्या वो चाहते हैं, किस तरह से वो प्रोफेशनली अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, वो किसी एक विषय के साथ उनको जोड़ना है। जैसे आपने खुद को पॉडकास्ट के साथ जोड़ा है कि मैं ये करके लोगों के बीच में मीडियम बन के जाना चाहता हूँ, मीडिया बन के जाना चाहता हूँ। तो इस विषय से जुड़ी हुई जितनी भी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, लॉजिकल इंफॉर्मेशन है, जिसके माध्यम से इस विषय में लोग आगे बढ़े हैं, उसको आपको समझना या सीखना जरूरी है। फिर अभिषेक बच्चन उनकी बीवी के साथ क्या कर रहे हैं, ये पढ़ाई करने से आपका इस विषय में ग्रोथ हो जाएगा। ये सोचने वाले आप बेवकूफ इंसान हैं और आप ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। आपने इस विषय से जुड़ी हुई जानकारी को नहीं समझा और आप किसी गुरु के चरणों में चले गए कि मेरी जिंदगी में परेशानी चल रही है। अरे भाई, तू मेरा विषय है, उस विषय से अपने आप को अपग्रेड करते जा एवरी सिंगल डे।
एंड आई एम वेरी मच श्योर यू विल गेट सक्सेस। अब वो गुरु के आशीर्वाद से सक्सेस आ जाएगी, किसी के ब्लेसिंग, अरे ब्लेसिंग अगर आने हैं ना आपकी जिंदगी में तो वो आपके पेरेंट के आएंगे, क्योंकि वो पहले दिन से, जब से आप पैदा हुए ना, उसी दिन से चाहते हैं कि आपका भला हो और आप बहुत बड़े इंसान बनो। वो ही एक लोग हैं, दो, यस, जो आपकी जिंदगी में तरक्की चाहते हैं। बाकी आपके आसपास के जितने भी लोग होंगे आफ्टर योर पेरेंट्स, ये आपकी तरक्की नहीं चाहते हैं यार। वो आपको आजमाना चाहते हैं, वो आपको यूज करना चाहते हैं, वो आपको यूटिलाइज करना चाहते हैं फॉर देयर सपोर्ट। ये अगर आपको पैसे चुका रहे हैं ना, तो वो आपसे कुछ ले रहे हैं, तभी वो आपको कुछ चुका रहे हैं। खाली पेरेंट ऐसे हैं जो आपसे कुछ भी नहीं लेते हुए बहुत कुछ चुका रहे हैं और चुका चुके हैं। तो पेरेंट के साथ की जो अनबन है, फैमिली के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उसकी वजह से एक बंदा, एक भारतीय, एक युवा बाहर चला जाता है, और बाहर जहां जाता है उनके पास वो बाहर का जो भी इंसान जो सपोर्ट करता है उसके सब्जेक्ट क्लियर नहीं होते हैं, और इनके साथ वो इमोशनली कनेक्ट होता है क्योंकि वो प्रभावित हो जाता है कि अरे बाप रे कितना जबरदस्त। क्या जबरदस्त भाई, एकदम सही। क्या जबरदस्त। डॉक्टर ने आपको 2 दवाई दे दी, समय पे आपने ले ली, आपका दर्द गायब हो गया। वो लॉजिक है, वो टेक्नोलॉजी है, वो साइंस है। वहां तो वो जबरदस्त वाला फील आपने नहीं किया। आप उस डॉक्टर के पास, अभी डॉक्टर ने दवाई दे दी, सर दर्द गायब हो गया, पेट का दर्द गायब हो गया, उसके बाद आपका दूसरे दिन इंटरव्यू था, इंटरव्यू में आप फ्रेश हो गए, इंटरव्यू देने गए, आपको 3 लाख रुपया महीना की नौकरी लग गई। अरे यार, यू शुड से थैंक यू टू डॉक्टर। नहीं, वो नहीं करते हम उसके पैर नहीं छू रहे हैं, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि इसने तो दवाई दी थी, वो तो सब्जेक्टिव इंसान था, उसका वो कर्म था, हमने उसको पैसा दे दिया था, हमने गोली खा ली, हमारा दर्द गया। अरे चमत्कार तो ये भी है, पर ये सब्जेक्टिव है ना, जहां पर आपका प्रोफेशनल अप्रोच है। तो वहां पर आप नहीं झुक रहे हैं। वहां आप थैंक यू कहने की, कभी डॉक्टर को वापस थैंक यू नहीं कहते हम। पर अगर किसी गुरु से आप प्रभावित हो गए, उसके अनाप शनाप बातें सुन के, उसकी ऐसी रहस्य वाली बातें सुन के, उसके ऐसे ऐसे बोल बच्चन से कि जो आपको ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, ये ही है जो मुझे जिताने वाला है, यही है जो मुझे जिंदगी आगे, अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। विदाउट लॉजिक किसी ऐसे रहस्य के वमड़ में इस युवा को फंसा के रखा हुआ है। उसमें से बाहर निकालने की कोशिश करने के लिए मैंने एक अभ्यासक्रम बनाया है, and which is well connect with subject self, me, I, not we. Start with I, and I as a subject, Keyur is a subject. Okay. मेरे जितने भी आसपास के लोग हैं उनको मैं इस विषय के साथ पहचानता हूं कि ये कितने पावरफुल हैं इस विषय में। जैसे मुझे ड्राइवर हायर करना है, तो मुझे ड्राइवर क्या दिखता है या वो कैसे परफॉर्म करता है, बिहेवियर पैटर्न क्या है, इससे पहले ये जानकारी जरूरी है कि उसे ड्राइविंग आती है। बहुत हैंडसम सा दिखने वाला बंदा अगर ड्राइविंग सही नहीं कर पा रहा है तो व्हाई वुड आई हायर हिम? ओके, देयर इज नो पॉइंट टू डिस्कस। पर अगर मैं वो ड्राइविंग के लिए रखना चाहता हूं, इस विषय से मैं परिचित नहीं हूं, और मैं किसी के प्रभाव में आके कहता हूं कि सर आप मेरी जिंदगी ड्राइव कीजिए, ओ माय गॉड। एक आपने जो बोला ना सर कि जो हमको कुछ प्रॉब्लम है, जो जिन्होंने हमको जन्म दिया है उनके पास हम जाते नहीं प्रॉब्लम लेके और बाहर जाते हैं, वो बहुत ही गलत हो जाता है। क्योंकि मुझे ये एहसास तब हुआ कि जब मेरे डैड लॉकडाउन में चले गए, उसके बाद जाए कहाँ पे हम, तो उस टाइम पे हमको क्या करना चाहिए? जैसे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप मैं आपको समझ गया, मैं आपके सवाल को थोड़ा क्लियर करता हूँ। इफ योर फादर इज पास्ड अवे, ही इज नॉट नो मोर इन दिस वर्ल्ड। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैंने बहुत कुछ गवा दिया है जो मुझे उस टाइम पे करना था। जो कि मैं मेरे पापा से बहुत फ्रेंडली था, मैं उनसे सब बात कर सकता था, लेकिन मैं उस टाइम थोड़ा छोटा था। मेरे भाई थे, लेकिन मेरे भाई मेरे पापा के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए नहीं थे, वो बाहर से मदद मांगते थे। वो पता नहीं, अभी मुझे पता नहीं चल रहा है कि जो भी रिलेशन होता है हमारे पेरेंट्स के साथ, वो हम खुल के क्यों बात नहीं कर सकते।
उनसे? नहीं कर सकते क्योंकि ये माहौल ही नहीं रहा भारत में। फैमिली फर्स्ट, मेरा ये सब्जेक्टिव सेल्फ करके जो करिकुलम है, 16 घंटे का करिकुलम है, हम्म। उसमें मेरा एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है फैमिली फर्स्ट। हम्म। मैं ये सिखाने वाला हूँ कि रूट, मतलब कि अगर एक पौधा है वो रूट से जुड़ा हुआ है तो वो ग्रो करेगा इंडिपेंडेंटली, क्योंकि वो रूट से जुड़ा हुआ है। या। पेरेंट्स मतलब कल्चर, कल्चर मतलब डीएनए, ये रूट से अगर हम कनेक्टेड होंगे तो इंडिपेंडेंटली ग्रो कर पाएंगे। पर अगर रूट छोड़ देंगे, जैसे यहाँ से माइग्रेट होके पेरेंट को छोड़ के लोग कनाडा जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, वहां जाके सर्व करते हैं, क्योंकि दे आर नॉट कंफर्टेबल विथ पेरेंट, दे आर नॉट कंफर्टेबल विथ पेरेंट। ऐसा नहीं है कि वो कुछ अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे हैं, ये कंफर्टेबल पेरेंट के साथ नहीं है, ये कह नहीं रहे हैं, पर ये जानते हैं, ये मानते हैं, ये तो यहां से माइग्रेट करके जाते हैं। मैं इन लोगों के लिए एक बात हमेशा करता हूं कि अगर आपने रूट छोड़ दिया ना, डीएनए छोड़ दिया ना, भूमि, जन्मभूमि छोड़ दी ना कर्म भूमि के लिए, तो गलत कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन पेरेंट के साथ कनेक्टेड रहना एवरी सिंगल डे थ्रू एनी हाउ, किसी माध्यम से, किसी भी तरह से। लेकिन जैसे रूट छोड़ के अपने कर्मों की प्रोसेस पे आगे बढ़े ना, अब उनको आधार चाहिए, जैसे वेल को चाहिए। वेल का रूट नहीं होता, जिसका रूट नहीं होता ना वो आधार पे रहता है, वो किसी से लिपटा हुआ रहता है, या। उसको एक आधार चाहिए हमेशा। अब वो बाहरी आधार तभी आधार देगा जब वो आपको किसी तरह से एंजॉय करेगा, किसी तरह से आपको यूज करेगा, तब तक कोई आधार नहीं देता इस यूनिवर्स में। ये मनोविज्ञान है। तो फैमिली फर्स्ट इज द सब्जेक्ट, इज द चैप्टर ऑफ माई नॉलेज कि क्यों फैमिली, व्हाई फैमिली एंड हाउ। आप अपने पापा के साथ कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे थे? क्योंकि आपको ये लगता था कि मेरे पापा मुझे नहीं समझ पाएंगे। ऐसा नहीं होता केवल, पापा आपको नहीं समझ पा रहे हैं ऐसा आपको लगता है। ये भारत के मैक्सिमम प्रॉब्लम, 95% प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू इमोशनल रिलेशनशिप। प्रोफेशनल, एजुकेशन, हेल्थ, ये सेगमेंट तो हम सोचते ही नहीं है। हेल्थ इज अ वेरी पावरफुल सेगमेंट ऑफ आवर इंडिविजुअल लाइफ। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी जिंदगी की? तो मैं कहता हूं हेल्थ। पर प्रायोरिटी क्या है आपकी जिंदगी? तो बोले इमोशंस। और इमोशंस भी ऐसे ऐसे लोगों के साथ जोड़ के रखे हैं जो आपको जानते भी नहीं है। आपने इमोशंस ऐसे लोगों के साथ जोड़ के रखे हैं जो लोग आपको जानते तक नहीं है, जानते नहीं है, वहां इमोशनली कनेक्ट है आप। तो ऑब्वियसली अगर आपने जिसको गुरु मान लिया है वो गुरु आपको जानते तक नहीं है, तो वो गुरु आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। आपने इमोशनल कनेक्ट कर दिया, आप अचानक से मंदिर गए, मंदिर में धक्का लगा, गिर गए, मर गए, कुछ भी हुआ, ब्लेम गुरु को करेंगे जिसके साथ आपने इमोशनली कनेक्ट किया है? नहीं ना। गुरु आपको जानते नहीं है और आप उसे मानते हैं, इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं। यह हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मैं किसी गुरु का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब हर एक गुरु की ये जिम्मेदारी बनती है, थ्रू दिस पॉडकास्ट हर एक गुरु की ये जिम्मेदारी बनती है अब इस टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में, कि वो अपने आप को प्रमोट करे विषय के साथ। देखो, डॉक्टर आपके पास नहीं आते हैं प्रमोशन के लिए, क्योंकि डॉक्टर कभी मार्केटिंग नहीं करते। डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर की क्लिनिक नहीं भी चलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हर एक डॉक्टर सक्सेस है, लेकिन सक्सेस डॉक्टर कभी प्रमोशन या मार्केटिंग करके नहीं बन सकता। वो अपनी अस्पताल को, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल को प्रमोट करते हैं, लेकिन डॉक्टर का प्रमोशन जब से शुरू हो गया, समझ लो कि सोसाइटी अब सब्जेक्टिव नहीं रही। जो समाज विषयक नहीं रहेगा उसे भगवत गीता जी पढ़ने का कोई अधिकार भी नहीं रहेगा। भगवत गीता जी ये व्यवस्था है जो विषय से जुड़ी हुई है, जो समाज से जुड़ी हुई है, जो एक व्यक्ति से जुड़ी हुई है, लेकिन उस व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य के साथ साथ एक अलग आयाम पे हमारे एंशिएंट ग्रंथ के तहत एक ताकतवर ग्रंथ बन के आया है, जहां पर हमें विषय को महत्व देना है। कोई एक नरेंद्र मोदी भारतवर्ष का निर्माण नहीं कर सकते, पर नरेंद्र मोदी जी को, जिसे मैं भी मानता हूं, एज एन इंडिविजुअल, एज ए सब्जेक्टिव knowledgeable person, he is very powerful. I respect him, I appreciate him because of his
he is clear about his subject. He is clear about his tactics, strategy and logic. अगर मैंने मोदी साहब को इस तरह से स्वीकार किया, अब मोदी साहब की छोटी छोटी हरकतें मुझे इमोशनली हर्ट नहीं करेगी, ओके क्योंकि मैं इनको सब्जेक्टिव जानता हूं. आप जितने लोगों को विषयक जानते हो ना, वो आपको इमोशनली हर्ट नहीं करेंगे. डॉक्टर कहेगा कि इंजेक्शन लगाना है, वो आपको इमोशनली हर्ट नहीं करेगा. यू आर रेडी टू एक्सेप्ट इंजेक्शन और यू आर रेडी टू एक्सेप्ट ऑपरेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सब्जेक्टिव क्लैरिटी वाला बंदा है जिसके पास मैं आया हूं. यस विषय से आप जितने लोगों को जानते हो वहां इमोशनल प्रॉब्लम्स नहीं है. आप जिसे विषय से नहीं जानते हो, इमोशनल कनेक्ट हो चुके हो, ओ बाप रे बाप, विषय नहीं जानते हो और इमोशनल कनेक्ट हो, बस प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है यार. केयूर, गर्लफ्रेंड जब बनती है ना, आपकी गर्लफ्रेंड, तो वो आपका चेहरा मोहरा देख के बन गई ना, आपके भौतिकता देख के बन गई ना, आपका गाड़ी बंगला देख के बन गई ना, तो समझ लो कि यहां ब्रेकअप होना ही होना है. या आपने गर्लफ्रेंड बना ली, उसका चेहरा देख के, उसकी ब्यूटी देख के, यहां ब्रेकअप होना ही होना है. ब्रेकअप होने का मतलब सोशली डिपार्ट होना नहीं है, प्रॉब्लम्स बीच में आ जाता है, क्योंकि वो चेंज होता है. चेहरा मोहरा चेंज होता है, गाड़ी बंगले चेंज होते हैं, सिचुएशनल चेंजेस होते हैं. पर जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ, उसके विषय के साथ कनेक्ट होकर रहता है ना, वहां प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बहुत सारे पंगे होते हैं, लेकिन डिपार्ट नहीं होते हैं. ये साथ में रहते हैं जिंदगी भर. मतलब गुरु से ज्यादा सब्जेक्ट से प्यार करो. गुरु को सब्जेक्ट से पहचानो. गुरुओं को भी बताओ ना, ये पॉडकास्ट के गुरुओं को बताओ कि आप कौन से विषय में माहिर हो, और आप जिस विषय में बातें कर रहे हो उस विषय के तर्क और तथ्य क्या है. तर्क और तथ्य, रहस्य नहीं. नो रहस्य. रहस्य टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ नहीं है. आज की तारीख में चंद्रयान 3 तभी पहुंचता है चंद्र पे जब उसे टेक्नोलॉजी तर्क के साथ जोड़ती है. कोई नसीब से नहीं पहुंचा ये सेल्फ इंटरेस्ट था कुछ लोगों का. उस सेल्फ इंटरेस्ट से उन्होंने लक्ष्यांक बनाए, जिसे हम टारगेट कहते हैं. उस लक्ष्यांक के दिशा में इन्होंने मेहनत करी, और मेहनत प्रॉपर डायरेक्शन में हुई तो चंद्रयान पहुंचा. ना ये भगवान की आशीर्वाद रहे खाली, ना ये नसीब का साथ रहा किसी एक का, ना ये कर्मों का परिणाम है. भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को भगवत गीता जी में मोटिवेट करते हुए ये नहीं कहा है कि मैं भगवान कृष्ण तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत कर, जीत जाएगा. ये नहीं कहा. भगवान साक्षात तेरे साथ है, जीतेगा तू, ऐसा नहीं बताया. भगवान कृष्ण ने मोटिवेशन में ये नहीं कहा है कि तेरे नसीब में, तेरी कुंडली में जीत निश्चित है इसलिए जीत जाएगा, ऐसा नहीं कहा. भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को ये नहीं कहा कि तेरे अगले जन्म के कर्म, तेरे इस जन्म के कर्म में बहुत परमार्थ आपने किसी दूसरों के लिए किया इसलिए जीत जाएगा, ये नहीं कहा. भगवान कृष्ण ने भी यही 4 शब्दों का प्रयोग किया है. द फर्स्ट इज सेल्फ इंटरेस्ट, कि तू अपने इंटरेस्ट में क्लियर हो जा, कन्विंस हो जा, वेदर यू वांट टू लीव और डाई. जीना चाहते हो या मरना है. अर्जुन जी कहते हैं जीना चाहता हूं. तो दूसरा सवाल पूछा इंटरेस्ट को लेके, अगर जिंदगी जीना चाहते हो तो अपनी पसंदगी के साथ जियोगे या जो मिल गया वो जियोगे. अगर आप क्वालिटेटिव इंसान हो, आप कंटेंटेड इंसान हो, आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास कुछ अलग लेवल के स्किल्स हैं, धनुर्धारी अर्जुन, एक विद्या का प्रभाव है उनके जीवन में, तो आप अपनी जिंदगी अपनी पसंदगी के साथ जीना चाहोगे. जो मिल गया खा लेंगे, जहां मिले जगह मिलेगी, ऐसा नहीं जिएगा वो फकीर नहीं रहेगा, वो जीतने वाला बंदा है. तो मैं अपनी जिंदगी पसंदगी के साथ जीना चाहता हूं. अगर आप अपनी जिंदगी पसंदगी के साथ जीना चाहते हो तो आपको लड़ना होगा, आपको जीतना होगा. हम जो व्यवसाय में कर रहे हैं ना, ये लड़ाई है, और ये लड़ाई हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम हमारी जिंदगी हमारे पसंदगी के साथ जीना चाहते हैं. तो पसंदगी के साथ जीने के लिए ये लड़ाई करनी होती है. तो कृष्ण ने अर्जुन जी को ये समझाया कि योर सेल्फ इंटरेस्ट मैटर्स अ लॉट. अगर आप अपने इंटरेस्ट में कन्विंस हो गए, उसके बाद आपको टारगेट बनाने हैं, लक्ष्यांक. लक्ष्यांक शॉर्ट टर्म होता है, छोटे छोटे टारगेट मिला के एक बड़ा टारगेट होता है. तो उसके बाद लक्ष्यांक की बातें करी, उसके बाद एफर्ट्स की बातें हुई. 3rd नंबर पे शब्द लॉजिकल वर्ड था, वो था मेहनत. एफर्ट्स, और एफर्ट्स में स्किल्स, एफर्ट्स में आ गई स्किल्स, एफर्ट्स में आ गई
शारीरिक फिजिकल एनर्जी, शक्ति, दिमागी शक्ति, शरीर की शक्ति, आत्मशक्ति का प्रयोग, ये आ गई सब मेहनत में। तो मेहनत की इंपॉर्टेंस ऑफ एफर्ट समझाया। एंड द लास्ट वर्ड इज डायरेक्शन, दिशा ज्ञान। तो कृष्ण जी के पास इतना समय नहीं था कि वो दिशा ज्ञान दे सके, तो उन्होंने वो सारथी का एक स्वरूप ले लिया कि नाउ आई एम गोइंग टू, मैं तुम्हें डायरेक्शन देता हूं, मैं तेरा रथ चलाऊंगा, मैं तेरा सारथी बन जाऊंगा। ये 4 शब्दों से एक 5 लोग 100 लोगों को हरा सकते हैं यार, उसमें नंबर का कोई महत्व नहीं है। ये जब चीजें समझ में आती हैं इंसान को, गीता जी का ये ज्ञान जो है कि आप अकेले हो लेकिन 100 पे भारी हो, जब आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट में कन्विंस हो, जब आपने टारगेट बना दिए हैं लॉजिकली नॉट ड्रीम बेस्ड टारगेट। हाँ, ख्वाबों के लक्ष्यांक नहीं होते हैं भाई, तर्क के लक्ष्यांक होते हैं। वडोदरा से, अहमदाबाद से अगर मुंबई जाना है तो बीच में वडोदरा को आपको क्रॉस करना है, तो पहला टारगेट हमारा है 200 किलोमीटर पे है। वडोदरा के बाद भरूच, भरूच के बाद सूरत, सूरत के बाद वापी, वापी के बाद ये, और उसके बाद मुंबई। ये जो लक्ष्यांक हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉजिकल लक्ष्यांक, उस लक्ष्यांक में अब एक डायरेक्शन में आप चलोगे, राइट, तो धर्मण्यवाधिकारस्ते, अगर आप कर्म करते जाओगे इसी तरह से, तो फल की चिंता मत करना, क्योंकि फल वहीं पर है जिस डायरेक्शन में तुम चल रहे हो, जो तुमने डिसाइड किया हुआ है। राइट, लक्ष्यांक मतलब फल है, रिजल्ट, वो रिजल्ट आपको मिलना ही है अगर सेल्फ इंटरेस्ट में कन्विंस हो। इफ यू आर क्लियर अबाउट योर टारगेट्स, इफ यू आर रेडी टू पुट ऑल योर एफर्ट्स, आत्मशक्ति, बुद्धि शक्ति और शरीर शक्ति का प्रयोग करने के लिए तुम तैयार हो, और डायरेक्शन प्रॉपर पकड़ ली, दिशा, कोई गुरु है जो आपको उस दिशा में जाने के लिए रास्ता बताता है। आपको पता होना चाहिए कि आपको ये गुरु की जरूरत क्या है। तो वो गुरु, अगर आपको रिक्शा वाला, अरे यार यहां से मुझे पालड़ी जाना होता है ना, मैं वडोदरा से आता हूं, तो मैं किस दिशा ज्ञान किससे मांगता हूं? वो ऑटो रिक्शा वाले से, जो इस जगह का कृष्ण है, उसके पास वो ज्ञान है, वो मेरा गुरु हो जाता है, उस पर मैं पूरा विश्वास करता हूं, मुझे ले जाते हैं वो पालड़ी। कभी गलत नहीं हुआ मेरे साथ, क्योंकि मुझे पता है मुझे चाहिए क्या। तो ये 4 शब्दों के पे गीता जी का निर्माण हुआ है, और गुमराह किया गया है कितने सारे आज के 21वीं सदी के गुरुओं ने, कि जहां भगवान, नसीब और परमार्थ, ये 3 शब्दों से मेरे युवा को गुमराह किया जा रहा है। मैं भगवान को मानता हूं क्योंकि मैं भगवान को जानता हूं, मैं भगवान को पहचानता हूं। मेरे इस विषय को लेके जब मुझे आगे बढ़ना है, तो केयूर को भगवान ने भेजा है, ये भगवान का स्वरूप है जो मुझे इस विषय में लोगों के बीच में ले जाएगा। मैंने एक सुना है कि भगवान को मानने से पहले उनको समझो, पहचानो। जब तक तुम तुम्हारे सेल्फ इंटरेस्ट को नहीं जानते हो ना, तुम भगवान को नहीं पहचान पाते हो। आपकी गाड़ी हाईवे पे बैटरी खराब हो जाने की वजह से बंद हो गई, हाँ, आप दूसरे गाड़ी वालों को हाथ करते रहो, कोई नहीं रुकेगा भाई, लेकिन कुछ मजदूर आएंगे। अब आपको पहचानना है आपके इंटरेस्ट के साथ कि धक्का लगाने वाला कोई मजदूर चाहिए, और वो मजदूर जो है ना, वो भगवान से भेजे गए दूत हैं। पहले तो आप उसे पहचानो कि ये भगवान है, राइट, उसके सामने हाथ जोड़ के विनती करो कि प्लीज धक्का लगा दोगे, और विश्वास रखो, फेथ इन गॉड, बिकॉज अब आप पहचान चुके हो उनको कि ये भगवान है। हाँ, ये धक्का लगाएंगे, आपकी गाड़ी वो चालू करके दे देंगे और आप आगे बढ़ पाओगे। पर अगर आप भगवान को पहचानते नहीं हो, क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट को नहीं जानते हो, यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर सेल्फ इंटरेस्ट, आपको नहीं पता कि आपको कहां जाना है। आपको पता है पैसे कमाने हैं, आपको क्या पता है पैसे कमाने हैं, आपको क्या पता है नया मोबाइल लेना है, आपको क्या पता है किसी मस्त लड़की को गुमराह कर, नहीं सॉरी, इम्प्रेस करना है, आई एम सॉरी, इम्प्रेस करना है, किसी को अट्रैक्ट करते रहना है, हमारी जरूरतों को पूरे करते रहना है। अरे मेरे भाई, ये सब कुछ तुझे करना है ना, उसमें तुझे कोई विषय तेरे साथ जोड़ना होगा कि तू इसमें एक्सपर्ट है, राइट, देन यू कैन मेक मनी आउट ऑफ दिस, एंड देन यू कैन यूटिलाइज योर मनी फॉर ऑल दिस नीड्स। यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट, वी आर नॉट क्लियर अबाउट सब्जेक्ट। हम ये कहते हैं कि इस कोने में ये लगा दूंगा, वास्तु सेट कर दूंगा, मैं ये कुंडली का ये कर दूंगा, मैं ये कहता हूं ये विधि करा दूंगा,
ये मंत्रोच्चार करा दूंगा। अरे भाई, पैसे नहीं आएंगे, पैसे आते नहीं है, पैसे कमाए जाते हैं भाई। लोग मुझे कहते हैं कि धीरूभाई अंबानी, अरे धीरूभाई अंबानी इज वेरी क्लियर अबाउट हिज सब्जेक्ट, हिज टास्क, टारगेट्स, प्रायोरिटी, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ऑफ धीरूभाई अंबानी। ओ माय गॉड, ये यहां लॉजिक से जीते हुए हैं, नसीब से नहीं। उन्होंने नसीब नहीं आजमाया। नसीब आजमाने वाले 10 लाख लोगों में किसी एक इंसान को अगर लॉटरी का टिकट लग भी गया ना, तो वो लॉटरी का टिकट खरीदते वक्त जो रिस्क उसने उठाया था ना, उसका ये परिणाम है। लॉटरी का टिकट ही अगर नहीं खरीदा तो नहीं लगेगी भाई। वो भी सेल्फ इंटरेस्ट के साथ कनेक्ट होता है, वो भी टारगेट के साथ कनेक्ट होता है, उसमें भी एफर्ट्स लगती हैं। अगर डायरेक्शन प्रॉपर हो गई तो काम हो गया। नसीब कुछ भी नहीं है। भगवान को पहचानोगे, भगवान को जानोगे, भगवान को तभी मान पाओगे, भगवान को तभी पहचान पाओगे जब अपने इंटरेस्ट में आप क्लियर हो। तभी कोई अर्जुन किसी कृष्ण को पहचानेगा। ऐसा भी हो मतलब जो ज्योतिष होते हैं, जो वास्तुशास्त्री होते हैं, जो हम भगवान को मानते हैं, तो वो एक ये थॉट होता है कि हम मान रहे हैं अगर मैं कुछ तकलीफ में हो तो मुझे कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही, तब मैं मानता हूँ एक पॉजिटिव एनर्जी के थ्रू वो साइकोलॉजी है जो मुझे प्राप्त हो जाता है, वो रिजल्ट मिल जाता है उसके बाद, वही साइकोलॉजी है। मैं पॉजिटिव क्या होता है केवल सुन, सबसे पहले तो मैं तकलीफ में हूं, राइट, तो वो तकलीफ जो होती है तकलीफ, वो तकलीफ किसी विषय के साथ होनी जरूरी है। सबसे पहले तो ये तकलीफ कोई विषय के साथ कनेक्ट होनी जरूरी है। अब आपकी तकलीफ में इमोशंस हैं, राइट, कि मैं परेशान हूं, तो मैं पूछता हूं क्यों परेशान हो, बताओ क्या परेशानी है। तो आप कहते हो पैसे नहीं है जितने होने चाहिए। और कितने होने चाहिए भाई, कितने पैसे होने चाहिए, तो उसकी गिनती आपके पास क्लियर नहीं है। राइट, मैं क्यों अभी भी आपको पूछ सकता हूं कि पैसा नहीं है, ये बोलने वाले इंसान को अगर मैंने पूछ लिया कि पैसे चाहिए, हाँ, कितने चाहिए। अब कितने चाहिए जैसे मैं पूछता हूं ना, उसके पास कोई क्लैरिटी नहीं होती है यार। एक कहानी सुनी थी जब हम छोटे थे। कहानी में यह था कि किसी एक इंसान को यह कहा गया कि सूर्योदय के पश्चात, सूर्योदय होते ही आप दौड़ना शुरू करो, और जहां से दौड़ना शुरू करोगे सूर्यास्त होने से पहले या सूर्यास्त होने तक जहां से शुरू किया था वहां वापस आ जाओगे, तो जितना भी आप दौड़े उतनी जमीन तुम्हारी। एक कहानी थी। बंदा सुबह से सूर्योदय से दौड़ना शुरू किया, उसकी प्रायोरिटी, उसकी प्लानिंग, उसमें खुद को ही उसने छोड़ दिया, खुद का कोई महत्व नहीं रखा, ना खाना खाया, ना पानी पिया, ना आराम किया। वो जमीन लेने के चक्कर में इतना भागा, सूर्यास्त होते तक वहां तक पहुंच तो गया, लेकिन जैसे उसने टच किया, लेटा, वहीं मर गया। क्योंकि उसने किसका महत्व नहीं रखा था, खुद का। उसने भौतिकता को ज्यादा महत्व दे दिया। वो भौतिकता से वो क्या करता, पैसे वाला बनता, उससे क्या करता, पावर गेन कर सकता। अरे पावर तभी गेन कर पाओगे ना जब आप जिंदा रहोगे। आप जिंदा नहीं रह रहे हो, आप कह रहे हो मैं तकलीफ में हूं, लोग कह रहे हैं मैं तकलीफ में हूं। मैं पूछता हूं कि कौन सी तकलीफ, उसका नाम होना चाहिए बॉक्स में। तकलीफ बॉक्स में होनी चाहिए भाई। पेट में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर 4 जगह पे छूता है, कहता है यहां, 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 हाँ यहां, हाँ, वो बॉक्स में लाता है तकलीफ को आपकी कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो तकलीफ को बॉक्स में नहीं ला सकता ना, तो वो आपको भेजता है टेस्ट करवाने के लिए। वो तकलीफ को बॉक्स में समझना चाहते हैं कि तकलीफ का बॉक्स क्या है, व्हाट इज द कॉज। अब आपकी तकलीफ की प्रॉब्लम पता है क्या है, आपकी बोले तो युवाओं की, वो इमोशनली हर्ट है। अरे लव लाइफ, ये इमोशनल हर्ट क्या होता है? नहीं, लव लाइफ छोड़ो भाई। पढ़ाई में मेरा दोस्त मुझसे आगे चल रहा है, इमोशनली हर्ट। मेरे पापा मुझे प्रोवाइड नहीं करे, इमोशनली हर्ट। मेरी मम्मा ने इसको ये कह दिया, ये सब इमोशनल हर्ट है। इमोशन के साथ लॉजिक जोड़ना ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अब आपने परीक्षा में
तैयारी नहीं करी, प्रिपरेशन नहीं किया, आपने कंसंट्रेशन से पढ़ाई नहीं करी, और आपको खुद को भी पता है कि आपने कुछ नहीं लिखा है यार, एंड फिर आप भगवान के सामने जाते हो। और जब मैं ये बातें करता हूं, लोग कहते हैं कि सर आप 3 इडियट में, अरे छोड़ो ना यार 3 इडियट, किसी मूवी में दिखाया और मैं कह रहा हूं ना ना, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप अपने आप को किसी विषय के साथ जोड़ो ना भाई, फिर इमोशनल हो जाना। पहला इमोशन आप अपने आप को किसी विषय के साथ जोड़ो और आपके इमोशन को इस विषय के साथ डालो कि मुझे पॉडकास्ट चलाना है और आई एम इमोशनली इन्वॉल्व विथ दिस सब्जेक्ट, और फिर इसमें अगर कामयाबी ना मिले ना तो मुझे बताना, क्योंकि यू कैन डेफिनेटली गोइंग टू अपग्रेड योर सेल्फ विथ दिस सब्जेक्ट ओनली। आप उस विषय के साथ इमोशंस नहीं जोड़ रहे हो और आप दूसरों से जोड़ रहे हो और इमोशनली हर्ट हो, यही आपकी तकलीफ है। अब आपकी तकलीफ को अगर मुझे बॉक्स में लाना है ना, बॉक्स में, तो सबसे पहले मुझे भी यही करना होता है कि आपको किसी विषय के साथ जोड़ना है। राइट, विषय के साथ जोड़ दो, मनोविज्ञान की शुरुआत वहीं से शुरू हो जाएगी। भाई भारत देश में 50,000 से ज्यादा 50,000 से ज्यादा ड्राइवर्स ऐसे हैं जिनकी महीने की सैलरी 4 लाख से ज्यादा है। 4 लाख से ज्यादा महीने की सैलरी, मतलब जो 50 लाख के पैकेज, 50 लाख पर एनम के पैकेज के ऊपर वो जिंदगी जी रहे हैं। काम उनका है ड्राइविंग, ये करते हैं ड्राइविंग। वो जिनकी गाड़ियों की ड्राइव करते हैं ना, वो लोग अलग लेवल के हैं, ठीक है। अब वो जो ड्राइवर हैं, वो शुरुआत तो ड्राइवर ही थे, जैसे आम ड्राइवर होता है। दूसरे ड्राइवर की सैलरी होती है 15,000 से 40,000, इसकी सैलरी 4 लाख से ज्यादा। कोई तो फर्क होगा ना ये दो ड्राइवर में, नसीब से होता है ये ना। 4 लाख से ज्यादा पैसे कमाने वाला ड्राइवर सबसे पहले तो इंटरेस्ट से, अपने इंटरेस्ट से ड्राइविंग करता है। उसे ड्राइविंग का शौक है, पैशनेट अबाउट ड्राइविंग न्यू डिफरेंट कार्स। तो पहले तो उसका हो गया इंटरेस्ट, कि वो सेल्फ इंटरेस्ट में कन्विंस है कि आई वांट टू ड्राइव, मस्त गाड़ियां चलानी है। उसका दूसरा इंटरेस्ट है कि मुझे बड़े लोगों के साथ रहना है। उसका तीसरा इंटरेस्ट है कि ही इज सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के लिए मालिक आए और वो डिसिप्लिन हो गया, ऐसा नहीं, ही सेल्फ डिसिप्लिन। मालिक की गाड़ी जैसे अपनी गाड़ी है, ओनरशिप से, लीडरशिप से चलाता है। उसके बाद जो उसके अंदर क्वालिटी है वो है एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कि वो जिम्मेदारियां लेता है। अगर गाड़ी में कुछ होता है तो सर मेरी वजह से हुआ, कोई गलत हुआ तो मेरी, वो एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गाड़ी चलाता है। एंड द लास्ट इज डिसीजन। वो उसके अंदर एक निर्णय शक्ति अलग लेवल की होती है कि अब कौन सा डिसीजन लेना है, किस तरह से डिसीजन लेना है, सिचुएशन क्या है। जिन लोगों के पास ये स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स हैं यार, ये शिस्त, जिम्मेदारी और डिसीजन, निर्णय शक्ति, ये लाइफ स्किल है, ये जिसके अंदर है, क्योंकि ये अपना इंटरेस्ट पकड़ के चलता है। उसकी सैलरी 4 नहीं 8 लाख भी हो सकती है, काम ड्राइविंग का ही रहेगा। आपको मैं सिर्फ ये समझाना, इस माध्यम से युवाओं को ये समझाना चाहता हूं कि नसीब को आजमाना छोड़ो, भगवान को पहचानना सीखो, अपने इंटरेस्ट को समझो, अपने इंटरेस्ट को समझो, और एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ लगे रहो। जो विवेकानंद जी ने कहा था कि आपने सोच लिया कि ये मेरा इंटरेस्ट है, उसमें लगे रहो, डटे रहो, वहां तक लगे रहो जहां तक आपको कामयाबी ना मिले। कामयाबी, ये जो शब्द हैं वो आप दूसरों की नजर से मत देखो, कामयाबी को अपनी नजर से देखो। कि मुझे एक सक्सेस का मतलब समझ में क्या आता है। अहमदाबाद में जो सेटअप लगा रहा हूं फिलहाल, 1 सितंबर से शुरू करने जा रहा हूं, इस विषय को सब्जेक्टिव सेल्फ, लॉ ऑफ अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने जा रहा हूं, कि अब हिंदुस्तान को ये समझाना चाहता हूं कि ये हेलो गाइस, एवरीथिंग इज इन योर हैंड, एवरीथिंग इज देयर इन योर हैंड ओनली। आप जीत रहे हो और आप जीतने वाले हो। 142 करोड़ का भारत, 142 करोड़ का भारत, उसके पास अब दूसरा ऑप्शन नहीं रहा जीतने के अलावा। अब समृद्धि यहां है, जहां पॉपुलेशन एकदम जोर से बढ़ता है ना, वहां समृद्धि, इकोनॉमी बाय डिफॉल्ट डेवलप होती है। राइट, बाय डिफॉल्ट, मतलब आपके पास विकल्प ही नहीं है गरीब रहने का।
आप चाहोगे तो भी गरीब नहीं रहोगे अगर आप किसी विषय के साथ जोड़ोगे अपने आप को और काम पे लग जाओगे। आप चाहोगे तो भी गरीबी आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि आप 142 करोड़ के देश में रह रहे हो। दिस इज द राइट टाइम wherein I need to introduce this youth with Indian theory of psychology. मनोविज्ञान का प्रयोग अब शुरू हो जाना चाहिए। आफ्टर कोरोना डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिमोरलाइज हो जाना, कंपटीशन को बर्दाश्त नहीं करना, वो कैसे बाहर निकाले हम? बस यही विषय के साथ जोड़ना है मुझे हर एक इंसान आपने को। कहा था ना कि आपने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि पूरे जितनी मेरी उम्र है वो मैं याद रखता हूँ कि मुझे जो ऑर्गेनाइज नहीं किया था। हाँ, तब तक क्योंकि केयूर, क्योंकि वो इंसान अपने आप को विषय के साथ नहीं देख रहा है। मुझे खाली सब्जेक्टिव सेल्फ करके जो मैंने करिकुलम बनाया है, जिसे अभी गुजरात में अलग अलग यूनिवर्सिटीज से एंडोर्समेंट मिल रहा है। यूनिवर्सिटी चाहती हैं कि हमारे छात्र इस विषय के चलते इस विषय को समझे। 16 घंटे का सब्जेक्ट। सॉरी, मुझे पता वो क्या होता है? एंडोर्समेंट का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ने स्वीकार किया है कि हमारे छात्र को ये सीखना जरूरी है, आवश्यक है। क्योंकि इसमें वो इंसान जो ये सीखेगा, वो इंसान अपने आप को अलग लेवल पे डेवलप कर पाएगा अपने बलबूते पे। तो ये लॉजिकल ट्रूथ जो है, सच्चाई, तर्क के साथ जुड़ी हुई सच्चाई, इसको गीता जी से जो मुझे समझ में आई ये चीजें, उसको साथ में रखते हुए मैंने इस विषय को डेवलप किया है। भगवान के आशीर्वाद रहे, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहा, भगवान को, मेरे इंटरेस्ट के साथ भगवान को पहचानता गया और भगवान उन लोगों को भेजता गया और इनके चलते हुए यहां तक मैं पहुंचा हूं। अब मैं भारत में इसको प्रमोट करना चाहता हूं और इसीलिए मैं आपके सामने बैठा हूं। मैं अपने इंटरेस्ट के साथ आपके सामने आया हूं। मैं उस टारगेट को फॉलो कर रहा हूं जिस टारगेट पे मुझे आगे बढ़ना है। मैं उसमें मेहनत कर रहा हूं। बस जो मैं कर रहा हूं वो मैं सिखा रहा हूं कि अब आपको एक विषय के साथ पहले जुड़ जाओ, इमोशन से निकलो बाहर। पहले सबसे पहला विषय अगर आपकी जिंदगी में कुछ अगर होता है ना, तो वो होता है आपकी तंदुरुस्ती। पहले तो आप अपनी हेल्थ को स्वीकार करो। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, मतलब कि तुम इंडिविजुअल नहीं हो, तुम हो फॉलोवर। तुम इंस्टा पे फॉलो करते हो, तुमसे वो लीड जनरेट होते हैं दूसरों के। तुम किसी को गाड़ी के धक्का लगाने वाले मजदूर हो खाली। इमोशनल होना मतलब मजदूर होना, फॉलोवर होना। अब फॉलोवर के बाद में जो होता है वो होता है बिलीवर, और बिलीवर के ऊपर जो होता है लीडर। मैं इस विषय के माध्यम से फॉलोवर को बिलीवर और बिलीवर को लीडर बना की चेष्टा कर रहा हूं। मैं भारत में नेतृत्व का पूरा एक अलग लेवल का आयाम बनाना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग, काफी सारे बच्चे लीडर्स बने। लीडर वो अपना ट्रेंड सेट करे, वो बिलीवर की तरह अपने आप को देखे। बिलीवर का मतलब होता है विषयक। फॉलो करना इज वेरी इजी। किसी की गाड़ी को धक्का लगाना बहुत आसान है, अपनी गाड़ी खरीदना और अपने बलबूते पे चलाना वो मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है अगर आप विषयक हो तो। बस ये विषय 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 विषय, इसको लेके मैं प्रमोट करना चाहता हूं। कुछ अलग है। तो जब तक इंसान अपने आप को विषय से नहीं जोड़ता ना, तब तक वो अपनी आयु बताता है, अपनी कम्युनिटी बताता है। वो कहता है मैं हिंदू हूं, वो कहता है मैं ये हूं, वो कहता है मेरे इतने भाई हैं, वो कहता है मेरे ये शादी हो गई है। अरे यार छोड़ ना। अब केयूर क्या कहेगा कि मैं कौन हूं? बोले मैं मीडिया कर्मी हूं, मेरा अपना पॉडकास्ट चलाता हूं। तो यही इंट्रोडक्शन होगा ना। क्यों लोगों के सामने आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करते रहोगे? कब तक करते रहोगे? आपकी परेशानी के पीछे अगर इमोशंस हैं, मतलब आप सब्जेक्टिव नहीं हो। अगर आप विषय में हो, मैंने केमिकल इंजीनियर को देखा है रिलायंस जामनगर में, बीई केमिकल इंजीनियर, और उसकी जिंदगी में 16 घंटे कंपनी में जाते हैं। कितने? 16 आवर्स कंपनी में जाते हैं। बाकी जो समय बचता है उसमें कुछ समय वो नहाने धोने में, खाना खाने में और सोने में निकालता है, और बाकी का कुछ क्वालिटी टाइम वो अपने परिवार के बीच में रहता है। और वो इतना हेल्दी है, इतना खुश, इतना एंजॉय करता है जिंदगी को।
जैसे उसको छुट्टी मिलती है ना, तो 3 महीने पहले से उसकी छुट्टी की वो प्लान करता है। वो हिंदुस्तान के बाहर घूमने जाता है, अपने परिवार के बीच में जब रहता है तो मोबाइल स्विच ऑफ रखता है। वो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से एंजॉय करता है, क्योंकि वो एक ऐसा काम कर रहा है जो वो करना चाहता है और उस काम को वो एंजॉय कर रहा है। वो इमोशनली हर्ट नहीं होता। जो बेकार बैठा हुआ है ना, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, जिसको पता नहीं है कि वो क्या कर सकता है, वो ज्यादा इमोशनल हर्ट है, वो तकलीफ में है। वो जाता है वो ज्योतिष के पास, वो जाता है वो मंदिर मंदिर जैसे, पता नहीं उसको करना क्या है। अरे भाई, किसी विषय से जोड़ देना अपने आप को, भगवान वही मिल जाएंगे। ऑटो रिक्शा चला ले यार, जितने हाथ करेंगे वो सब भगवान स्वरूप होंगे। घुमा सबको, पैसे कमा, मेहनत कर, अपने इंटरेस्ट को डेवलप कर। ये बातें कोई नहीं कर रहा। अब हिंदुस्तान, अब भारत एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा है कि आशीर्वाद से मेरे जैसे लोग अब फ्लोर में आना शुरू कर देंगे, जो भारत के युवाओं को रहस्य से निकाल के तर्क के साथ, लॉजिक के साथ अपनी जिंदगी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग होंगे मेरे जैसे जो इस कोशिश में हैं। काफी सारे रील्स मैं भी देखता हूं, राइट, जो प्रोत्साहित करते हैं इस युवाओं को। मैं इसे इस विषय के माध्यम से करना चाहता हूं। मैं सर्टिफिकेशन कोर्स देना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि अनाप शनाप कोई भी फिलोसॉफी से इंसान को डेवलप किया जाए। मैं स्ट्रक्चर्ड कोर्स की बात कर रहा हूं। ए से शुरू करके जेड तक जाना है और अपने आप को पहचानना है कि कौन हूं मैं, क्या हूं मैं, क्या मेरी आंतरिक शक्तियां हैं। मेरी इमेज जो एक्सटर्नल दिखती है वो महत्वपूर्ण नहीं है, मेरी इनर स्ट्रेंथ बहुत महत्वपूर्ण है। उसे मैं कैसे डेवलप करूं, इस विषय को एक अलग स्वरूप दे रहा हूं मैं। राइट। वो आपने बताया ना कि साइकोलॉजी के लॉज, उसके बारे में बात करते हैं। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की बात करता हूँ थोड़ी कुछ। वैसे ये पूरा विषय जो है वो मनोविज्ञान के आधार पे है। हम लोग जो काउंसलर के पास नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। राइट, हमारी प्रॉब्लम दिमाग में है। दिमाग में जब प्रॉब्लम होती है तो उसका कोई आकार नहीं है, कोई शेप साइज नहीं है, ठीक है। तो हम साइकोलॉजी के पास जाएंगे, साइकोलॉजी बेचारा आपको समझ ही नहीं पाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। यू नो केयूर, भारत देश में एयरपोर्ट पे एक बंदा फ्लाइट में बैठने से पहले स्पीड करता है, थूकता है। ओके, फिर वो फ्लाइट में एंटर हो गया। उसके बाद वो अमेरिका में उतरा, लैंड हो गया। अब फ्लाइट से उतरने के बाद जब तक वो अमेरिका नहीं छोड़ता है ना, तब तक वो स्पीड नहीं करता, तब तक वो धरती पे नहीं स्पीड करता, क्योंकि उसे पता है कि यहां फाइन होता है। जैसे वापिस वो अमेरिका से इंडिया आ गया ना, एयरपोर्ट से उतरा ना, स्पीड करता है। ये मनोविज्ञान है, ये साइकोलॉजी है। बंदा क्लियर है कि मेरा मन कब होता है। मेरा मन तब होता है जब मुझे फ्रीडम मिल जाती है, अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी, कि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लोग देखेंगे तो भी मैं क्या बोलूंगा कि मैं अकेला थोड़ी थूकता हूं, सब तो थूकते हैं यहाँ। मतलब उसे हेल्थ और हाइजीन का कोई महत्व नहीं है, उसकी अपनी ओनरशिप हिंदुस्तान में नहीं है। वो कहता है नसीब के भरोसे जिंदगी है। वो कहता है कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा हुआ कुछ नहीं है अब तक उसकी जिंदगी में, ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे को गलत कह सकता है, पर वो मानता नहीं है ओनरशिप को। तो मनोविज्ञान का महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि उसको पता नहीं है मेरी प्रॉब्लम क्या है। मुंबई की लोकल ट्रेन सुना होगा आपने, गए भी होंगे। मुंबई की लोकल ट्रेन में अगर आपको चढ़ना है ना, जब ऑफिस टाइम्स रहते हैं, तो आपको वो प्रोसेस को तभी आप कंप्लीट कर पाओगे जब आप अपने टारगेट में, अपने लक्ष्यांक में सहमत होंगे। अगर आप अपने लक्ष्यांक में सहमत नहीं होना, आप मुंबई की लोकल ट्रेन में चढ़ भी नहीं पाओगे। ये साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी है जहां पर आप अपने अंदर कितने कन्विंस हो और कितने इंटरेस्ट के साथ आप ये करना चाहते हो, और उसमें जो तीव्रता आपकी आती है क्योंकि आप चाहते हो। सुबह 3:30 बजे आपकी कोई गर्लफ्रेंड, आपकी शादी हो गई नहीं, आपकी 3:30 बजे अगर कोई गर्लफ्रेंड रात की जर्नी करके आ रही है अहमदाबाद प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन पे, आप 2:30 बजे वहां पहुंच जाते हो क्योंकि आपका इंटरेस्ट आपकी तीव्रता को बढ़ाता है। ये साइकोलॉजी है। आप जब तक वो इंटरेस्ट को कनेक्ट नहीं कर पाते हो ना,
वो आपके अंदर तीव्रता नहीं आती। आप अपने इंटरेस्ट को जानने की कोशिश भी नहीं करते हो क्योंकि आपको पता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। ये साइकोलॉजी है। जब आपको कोई अपने आप से जोड़ेगा, अगर मैं आपको आपके साथ जोड़ता हूं कि आप क्या हो, आप कितने महत्वपूर्ण इंसान हो, आपसे भारत की अर्थव्यवस्था को क्या फायदा हो रहा है, आपके जीते जी आप कितने सारे लोगों के काम में आ रहे हो, जब मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं आपके साथ, उसके बाद आपके अंदर जो परिवर्तन आता है, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जहां वालिया से वाल्मीकि बनता है इंसान, उसके बाद जो वो परफॉर्म करता है, ये साइकोलॉजी है। मनोविज्ञान के मतलब हम लोग सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं। साइकोलॉजी से हम खुद को पहचान सकते हैं? हाँ, जब तक कैसे? खुद को नहीं पहचानेंगे ना, तब तक साइकोलॉजी का कोई मतलब ही नहीं है। कई लोग होते हैं जो खुद की एबिलिटी को नहीं पहचानते, खुद नहीं, वो जानते हैं, ओके। विषय के साथ अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे हैं ना, इसलिए वो खुद को नहीं जानते। उनको पता है मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। सबको बहुत कुछ पता है अपने बारे में भाई। ऐसा नहीं है केवल कि लोग अपने आप को नहीं जानते हैं, लोग खुद को जानते हैं, लेकिन क्या करूं जिससे शॉर्टकट में पैसे ज्यादा मिले, ये सोचते हैं, ड्रीम बेस पे रहते हैं, दूसरों को देखते हैं। यार, कोई छोटे बंदे जो पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहे हैं, वो तुम्हारी व्यूअरशिप देख के अचानक से फटाफट चलो पॉडकास्ट करते हैं। अरे, तुझे सब्जेक्ट का कोई नॉलेज नहीं है, यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ पॉडकास्ट, एंड यू आर सिंपल बिकॉज ऑफ कि केओर को सक्सेस मिल गई, मुझे मिल जानी चाहिए। तो अपनी समझदारी का प्रयोग नहीं करता इंसान। अब उसी पे आते हैं, लोग खुद को जानते हैं लेकिन अपने अपनी समझदारी को, अपनी अकल को नहीं लगाते हैं। वो अट्रैक्शन से डिसीजन ले रहा है, किसी के प्रति आकर्षित हो गया, डिसीजन ले लिए। वो किसी के से प्रभावित हो गया, अपनी जिंदगी के डिसीजन प्रभाव से ले लिए। किसी ने इंस्ट्रक्शन दे दी कि सुबह 4:30 बजे इस ग्राउंड में आ जाओ, हेलमेट ग्राउंड में, और योगा करते हैं। अरे यार, योग इज ए सब्जेक्ट, एक दिन में कुछ नहीं होता उसमें, लेकिन आदेश आया है ऊपर से कि 21 जून को योगा डे है, तो वी हैव टू गो। तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके डिसीजन ले लिए, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, अपनी जरूरतों को समझ लिया और फटाफट डिसीजन ले लिए, और गांव को देखा, अनुकरण कर लिया, इमिटेट कर लिया और डिसीजन ले लिया। तो ये जो शब्द है, अट्रैक्शन, इन्फ्लुएंस, इंस्ट्रक्शन, रिक्वायरमेंट और इमिटेशन, जहां से ये युवा डिसीजन ले रहे हैं, उससे अब इस विषय के माध्यम से, इस कोर्स के माध्यम से, स्ट्रक्चर्ड कोर्स के माध्यम से मैं लॉ ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लेके आया हूं। समझदारी से अपनी अकल लगाओ। अट्रैक्शन हो रहा है ना, अब आपकी अकल लगाओ उस पर। किसी से प्रभावित हो रहे हो ना, अब अपनी अकल लगाओ यार। आदेश मिला, अब अपनी अकल लगा। जरूरत का एहसास है, जरूरत है, खाना खाना है, भूख लगी है, बहुत जोर से, कुछ भी मिट्टी खा लेगा क्या? नहीं ना, अपनी अकल लगाता है ना। तो अपनी रिक्वायरमेंट को थोड़ा संयम में रख, अपनी अकल लगा, खुद को देख, उसके बाद जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर। और शादी क्यों करते हैं भारत के लोग? बताओ क्यों? क्या बोले उसमें, तो क्योंकि मेरे खुद की रही है, लेकिन हैप्पी शादी पता है, मैंने 50 लोगों को पूछा, फैमिली चाहती है, मैंने 50-100 लोगों को, बौद्धिक लोगों को पूछा है कि भाई आपने शादी क्यों करी? तो जवाब क्या मिले हैं मुझे कि सब करते हैं। सब कर। दूसरा जवाब क्या होता है? करनी पड़ती है। तीसरा जवाब क्या होता है कि अगर परिवार को आगे ले जाना है, नए, जैसे राजीव गांधी ने शादी करी, उसके बाद जो बच्चे उसका, फिर राहुल गांधी जी ने बंद कर दिया तो मामला सिमट गया। पर अच्छा ही किया राहुल जी ने, पर वो परिवार को आगे, वंश बढ़ाने के लिए शादी करनी पड़ती है। ये सब जगह पे सेल्फ इंटरेस्ट की या अपनी समझदारी की कोई जगह ही नहीं है। लोग शादी करते हैं बाय फोर्स, नॉट बाय चॉइस। अब बाय फोर्स शादी, बाय फोर्स आप जो भी करोगे ना भाई, थोड़े समय के बाद थक जाओगे, ये मनोविज्ञान है। तो अब साइकोलॉजी के तहत, इस विषय के तहत
मैं लॉ ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो भगवत गीता जी पे आधारित है, ऐसा 16 घंटे का पहला स्ट्रक्चर्ड कोर्स लेके आ रहा हूं। राइट। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की कोशिश करेंगे। काफी सारे हैं जो मेरे समर्थक हैं, मतलब मेरे गौरांग मिस्त्री के समर्थक की बात नहीं कर रहा हूं, विषय के समर्थक की बात कर रहा हूं। कभी डॉक्टर का समर्थन नहीं करता कोई, उसकी विद्या का समर्थन करता है, वो अपने परिणामों का समर्थन होता है। समर्थन होता है परिणामों का जो हमें मिला है, समर्थन होता है विषय का जो ज्ञान उसके पास है, विद्या का। तो जैसे एकलव्य की बात आपको पता है, एकलव्य की अंगूठे वाले अंगूठे वाली या पूरा मनोविज्ञान पे आधारित है, ये पूरा मनोविज्ञान पे आधारित है। राइट। एकलव्य जो कि किसी गुरु के पास जाके कहते हैं कि मुझे ये धनुर्विद्या सीखनी है, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के पास, तो गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता क्योंकि तुम शूद्र हो। Yeah. क्योंकि गुरुजी ने उस समय समाज की व्यवस्था के तहत ब्राह्मण, वैष्णव, मतलब वणिक, शूद्र और क्षत्रिय, ये 4 व्यवस्था में बेस बनाया था। व्यवसायिक, विषयक, ये 4 क्या थे? विषयक, व्यवसायिक, संप्रदाय, कम्युनिटी। कि ब्राह्मण होगा वो ये काम करेगा, वणिक होगा वो व्यापार करेगा, शूद्र होगा वो सफाई करेगा, क्षत्रिय होगा वो सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा। सब पूरा सब्जेक्ट के साथ सोसाइटी का अरेंजमेंट था। शूद्र का बच्चा बोलता है कि मुझे क्षत्रिय वाला काम करना है, तो गुरुजी कहते हैं कि भाई तू अगर मेरी व्यवस्था पे विश्वास नहीं कर सकता, तो तू मेरे विषय पे विश्वास नहीं कर सकता, तो इस विषय को मैं तुझे कैसे सिखाऊं? नहीं, ये बताया नहीं गया, बताया तो तुम्हें कुछ और गया है। अब तक तो तुम कुछ और सोच रहे हो। अब मैं पहली बार ये बता रहा हूं थ्रू दिस पॉडकास्ट कि एकलव्य जी को द्रोणाचार्य कह रहे हैं कि जो व्यवस्था मैंने करी है विषयक, उसे अगर तू नहीं स्वीकार कर पा रहा है, तुझे विश्वास नहीं है इस व्यवस्था पे कि कोई क्षत्रिय तेरी रक्षा करेगा, तो तू उस विषय के लायक नहीं है। जो विषय मैंने डेवलप किया उस विषय को तू नहीं सीख सकता। तो उन्होंने ना कहा। बावजूद इसके एकलव्य जी एक स्टेचू बनाते हैं और देख रहे हैं, और देखते 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 वो सीख जाते हैं। और वो विद्या के सीखते हुए कभी द्रोणाचार्य जी उस रास्ते से निकलते हैं, एक कुत्ता भौंकता है और एकलव्य जी उस कुत्ते का मुंह धनुर से अपनी विद्या से बंद कर देते हैं, जहां कुत्ता जख्मी नहीं होता है लेकिन वो भौंकता बंद हो जाता है। जब गुरुजी ये देखते हैं कि इतना पावरफुल कौन है, और गुरुजी बुलाते हैं किसने किया, एकलव्य जी प्रकट होते हैं और गुरुजी देखते हैं कि अरे वाह कैसे कर लिया है, किसने सिखाई? तो उन्होंने कहा कि सर आप ही से सिखाऊं। अब आप ही से सिखाऊं वाली बात कैसे होती है भाई? जो कंपाउंडर होता है ना डॉक्टर के पास, वो कंपाउंडर को पता होता है कि कौन सी गोली किसको देनी है, क्योंकि वो 25 साल से डॉक्टर के साथ रहते रहते उस विद्या को समझ चुका है। लॉजिक नहीं समझा, वो अनुकरण समझा है कि डॉक्टर यही करते हैं हमेशा। अनुकरण से सीखी हुई विद्या का प्रयोग संसार को, समाज को नष्ट करता है। ये उस समय के गुरु जानते थे कि गुरु को ये पता था कि कुत्ते का मुंह बंद करने के लिए इस विद्या का प्रयोग तुम्हें नहीं करना है। पर क्योंकि तुम्हें तर्क नहीं समझ में आ रहा था, तर्क समझ में नहीं आ रहा था, तुमने इस विद्या खाली किसी को अनुकरण करके, इमिटेशन से सीखी हुई है, तर्क से नहीं। तो आगे जाके ये विद्या भारतवर्ष का नाश करेगी, ये समाज का उत्थान नहीं कर सकती। अनुकरण से सीखी हुई विद्या, आकर्षण से सीखी हुई विद्या, किसी के प्रभाव से सीखी हुई विद्या, इंस्ट्रक्शन, सिर्फ आदर्शों से सीखी हुई विद्या या अपनी जरूरतों से सीखा हुआ ज्ञान, वो समाज को आगे नहीं ले जा सकता। अपनी समझदारी से, अपने इंटरेस्ट से जो सीखा है, तर्क से जो सीखा है, तर्क से, लॉजिक से जो सीखा है, वो ही समाज के लिए फायदा कारक है, उपयोगी है। तो उस समय के गुरु को ये पता था कि ये एकलव्य का अंगूठा निकाल दो भाई, ये विद्या यहां से आगे नहीं बढ़नी चाहिए, इसीलिए उनसे अंगूठा मांगा गया और इसीलिए इस विद्या को वहां पर नष्ट किया गया। अब तक आपको किसी ने इस तरह से नहीं समझाया ना? नहीं, मैंने वही जाना है कि जब भारतवर्ष के गुरु को एक शूद्र बन सकता नहीं है और एक अर्जुन को ऊपर लाने के लिए एकलव्य का, भारतवर्ष के महान गुरु द्रोणाचार्य जो अर्थव्यवस्था से लेके अलग अलग व्यवस्थाओं के महान,
और पावरफुल, उसको आप नहीं समझ पाए क्योंकि समझाया नहीं गया इस तरह से। आज आपको ये समझ में आ रहा है कि जो इंसान आपके विषय पे शक करता है वो आपसे कुछ नहीं सीख सकता। आज समझ में आया। आज आपको ये समझ में आया कि तर्क के आधार पे जो विद्या आपके पास नहीं है, उस तर्क के आधार पे जो 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 कंपाउंडर हैं वो आपकी जिंदगी को डेवलप नहीं कर सकता, ग्रोथ नहीं कर, वो तो आपको नुकसान करेगा, आज नहीं तो कल। तो लॉजिक के आधार पे ही पूरा बेस चला है भारत का, प्राचीन भारत का। समझाया नहीं गया। क्यों? कुछ थोड़े लोगों को अपना फायदा चाहिए था, तो इनको पता था कि यहां अगर कुछ बेच देना है, भगवान ये भारत की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। मंदिरों में जो धन आ रहा है, उस धन से भारत में कितना कुछ नहीं कर सकते हैं। नसीब ज्योतिष वाले जो चक्कर चल रहा है, अब जैसे मैं ये बोलता हूं तो ज्योतिष मेरे सामने आ जाते हैं कि सर हम लोग, अरे भाई सुनो ना, तुम्हारे विषय में अगर तर्क है ना, तर्क, तो विश्व व्याप एस्टैब्लिश होगा ये वर्ल्ड वाइड। अगर तर्क नहीं है ना, तो एक छोटा दायरा बन के रहेगा ये। मेडिकल साइंस 2500 साल पहले आया है इस धरती पे, मेडिकल साइंस, और कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है क्योंकि लॉजिकल साइंस है। चंद्र पे जाने वाले हम लोग पहले नहीं है, लेकिन कितने सालों के तजुर्बे में लॉजिक को मिलाते हुए एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सफलताएं मिल रही हैं। और ये विज्ञान डेवलप हो रहा है क्योंकि तर्क है। जब भी तर्क को पहचाना जाएगा तभी विषय की शुरुआत होगी। एक चीज को आप यहां से छोड़ेंगे तो वो नीचे जाएगी, क्योंकि ये तर्क हैं। अब ये बात को समझते हुए इतने सारे नए 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 इन्वेंशन हुए, इस तर्क को समझते हुए कि जिससे हवा में कैसे उड़ा जाए, ये कितने सारे अलग अलग इन्वेंशन हुए क्योंकि ये तर्क समझ में आया। विषय और तर्क एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप तर्क नहीं समझ रहे हैं, अगर आप अपने आप को लॉजिक के साथ नहीं जोड़ रहे हैं और लव के साथ जोड़ चुके हैं, इमोशन के साथ जोड़ चुके हैं, आप खत्म हो। आप इंस्टाग्राम के फॉलोवर हो, यू आर जस्ट ए फॉलोवर। अब जो फॉलोवर है ना, उसको ग्रोथ और डेवलपमेंट या ड्रीम्स, इसको नहीं सोचना चाहिए। राइट। अपने आप पे विश्वास करना, बिलीव, अपने आप पे विश्वास करना, अपने आप को विषय के साथ जोड़ना, और उसके लिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं हूं अब आपके साथ। ओके सर, तो बहुत कुछ हमने बातें की साइकोलॉजी के ऊपर, जो आपने जो हमारे जो दर्शकों को बताया कि सब्जेक्ट को पहचानो, उससे समझो क्या करना है आपको, उसके बाद गुरु इमोशनली जुड़ो गुरु से, वो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जो हमको पता ही नहीं चला कि इतना टाइम बीत गया हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो आपके लिए एक हैम्पर है सर। थैंक यू। अब जरूर देखना ये। पक्का, मैं भी देखूंगा और मैं दूसरों को प्रमोट भी करूंगा, या बिकॉज ऑफ मैं जो चाहता हूँ ये भी मैं भी। आपको लगा कैसा इस बहुत पॉडकास्ट अच्छा में? लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ मैं भगवान के आशीर्वाद बने रहे आप लोगों पे और बार बार मैं आता रहूँ। मैं हमेशा ये Yes, चाहूंगा yeah. कि बार बार इसलिए आऊँ क्योंकि इस माध्यम से युवाओं के तक पहुँचने की जो मेरी ज़रूरत है, जो मैंने कहा, वो फुलफिल हो सकती है। आपका जो पूरा टीम है वो सब युवाओं वाला टीम है, और यूथ के साथ रहना चाहता हूँ हमेशा, और वही यूथ ही है जो मुझे आगे ले जाएगा। तो आई एम फीलिंग मच, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, स्पीचलेस, शब्द नहीं है मेरे पास। मीन्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू सो मच।